नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और इस वक्त आप एनडीटीवी के साथ हैं। शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर से। कतर में 8 भारतीयों जिनको जासूसी के शक में मौत की सजा सुनाई गई थी, कतर के कोर्ट ने अब इस फांसी की सजा को जेल की सजा में, उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। ये एक बड़ी राहत की, कम से कम फिलहाल देखा जा रहा है कि मौत की जो सजा थी उसे अब जेल की सजा में तब्दील कर दिया गया है और अब आगे की इसमें क्या कार्रवाई होगी उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन कतर में आपको बता दें कि भारतीय राजदूत और अधिकारी कोर्ट में मौजूद थे। यहीं पर 8 भारतीयों के परिजन भी कोर्ट में मौजूद थे। हालात की गंभीरता और गोपनीयता का हवाला देते हुए विदेश मंत्रालय ने बहुत ज्यादा जानकारी अभी इस मामले में दी नहीं है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पूरा फैसले का इंतजार किया जा रहा है। जो भारतीयों की सजा जो मिली थी, उनके परिवार और लीगल टीम के साथ भारत का विदेश मंत्रालय लगातार संपर्क में है। मेरे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन पे जाने से पहले जरा आपको थोड़ा बता देते हैं पूरा केस क्या था, जिससे कि एक बार आपको याद आ जाएगा। 30 अगस्त 2022 को 8 भारतीयों को वहां पकड़ा गया था। ये सारे पूर्व नौसैनिक हैं। आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया था। अक्टूबर 2023 में इन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। भारत ने इस फैसले को बड़ा झटका बताया था। 7 नवंबर की काउंसलर एक्सेस जो थी वो भारत को मिली, तब वो मिल पाए इन सभी लोगों से। 25 नवंबर को अपील दायर की गई। 3 दिसंबर को फिर से काउंसलर एक्सेस मिली भारत को। 23 और 30 नवंबर और फिर दिसंबर में सुनवाई हुई। दिसंबर 2023 में, अब यानी कि जो खबर हम आपको बता रहे हैं आज 28 तारीख को, ये जो सजा है मौत की सजा, इसको तब्दील कर दिया गया जेल की सजा में। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, सबसे पहले कितना कठिन था ये पूरा केस? इसमें लगातार बातचीत हो रही थी, सरकार के ऊपर प्रेशर भी बहुत था, तो क्या इसमें बड़ी ये जो बात हुई है, इसके बाद अब आगे का क्या कदम उठाया जाएगा? विदेश मंत्रालय इस पर क्या कह रहा है? जी देखिए, विदेश मंत्रालय ने तो बयान जारी कर इतना ही कहा है कि जो मौत की सज़ा थी उस सेंटेंस को बदल दिया गया है और कारावास की जो सज़ा है वो सुना दी गई है। इसके आगे जो फैसले की जो कॉपी है उसका अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद और क्या डिटेल्स हैं वो बाहर निकल कर सामने आएगा आधिकारिक तौर पे। लेकिन जो कुछ जानकारी निकल कर आ रही है सामने, उसमें ये है कि 10 से लेकर और 25 साल के आसपास की कारावास की जो सज़ा है वो अलग अलग, जो 8 भारतीय हैं उनको अलग अलग तौर पर इस तरह की जो सज़ा है वो कम करके की गई है। मौत की सजा से कम करके कारावास की सजा की गई है। मैं आपको ये बताऊं कि एक भारत और कतर के बीच एक समझौता है जिसके तहत जो सजा याफ्ता कतर में होते हैं उनको भारत वापस लाकर बाकी की सजा जो है वो यहां पर काटने का एक प्रावधान है। तो अब जब पहली एक जीत मिली है कोर्ट ऑफ अपील में, भारतीयों की सजा को कम किया गया है। जो 8 नौसैनिक अधिकारी हैं, पूर्व नौसैनिक अधिकारी हैं, उनकी सजा को जो कम किया गया है, तो उसके बाद एक और रास्ता खुलता है कि इनको वापस भारत लाया जाए। हो सकता है उसमें थोड़ा वक्त लगे, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी राहत की बात न सिर्फ परिजनों के लिए, बल्कि जिस तरीके से जब ये अक्टूबर में फैसला आया था उसके बाद भारत ने ये कहा था कि एक बहुत ही शॉकिंग जो एक फैसला है, और इसके बाद ही भारत की तरफ से ये कहा गया था कि हर तरह की लीगल जो मदद है, जो काउंसलर एक्सेस के तौर पे जो कुछ भी मदद है वहाँ पर जो भारतीय हैं उनको दिया जाएगा। और परिजनों के साथ लगातार विदेश मंत्री की मुलाकात भी होती रही। तो सब कोशिश का नतीजा है कि आज कोर्ट से ये बड़ी राहत वाला जो फैसला है वो आया है। इसमें कुछ दिन पहले हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब गए थे तो वहां पे कतर के अमीर से भी मिले थे वो, और उसके बाद लगातार भारत की सरकार के प्रयास जारी थे कि कुछ ना कुछ राहत इसमें जरूर आए। तो इसको किस नजरिए से देखा जा रहा है उस परिप्रेक्ष्य में, कूटनीतिक परिप्रेक्ष्य में किस नजरिए से देखा जा रहा है उमाशंकर, और आगे अब क्या ऑप्शंस होंगे इन भारतीयों के पास? जी देखिए, आपने सही कहा कि COP28 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की जो है वो कतर के आमिर के साथ जो है वो मुलाकात हुई थी। वो चलते चलते बात करते नजर आए थे और उस बातचीत का जो मसौदा है वो मोटे तौर पे ये कहा गया था कि द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ जो भारतीय वहाँ पे हैं उनकी वेलबींग की जो है वो बात हुई थी। सीधे तौर पर इन 8 भारतीयों को लेकर क्या बात हुई या नहीं हुई, इस बारे में आधिकारिक तौर पर कभी कुछ नहीं कहा गया। लेकिन क्योंकि विदेश मंत्रालय की तरफ से पहले ये कहा गया था कि न सिर्फ कानूनी तौर पर बल्कि इसको राजनयिक तौर पर भी, कूटनीतिक राजनयिक तौर पर भी और जो कतर की जो लीडरशिप है उसके तौर पर भी इस मामले को उठाया जाएगा। अगर कोर्ट ऑफ अपील से फैसला जो है वो विपरीत आता, जिस तरह का फैसला आज आया है उस तरह का फैसला नहीं आता, तो जाहिर सी बात है कि उच्च स्तर पर भी इस बात को जो सीधे तौर पर उठाने की बात होती। लेकिन इतना जरूर है कि एक इंप्रेशन तो जरूर रहा, जिस तरह से भारत ने लगातार बयानात दिए और जिस तरीके से भारत इन 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए खड़ा रहा। क्योंकि इसमें एक बड़ी बात यह थी कि जो आरोप थे वो सार्वजनिक नहीं किए गए,
इतना जरूर कहा गया कि ये एक फर्म के लिए काम करते थे और इजराइल के लिए जासूसी के मामले में इनको पकड़ा गया था और ये बहुत ही एक संगीन बात वहाँ पर मानी जाती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज वहाँ पर पेश किए गए जब इनको सजा सुनाई गई थी वो कितना ज़्यादा एडमिसिबल था कोर्ट में या नहीं था, तो अपील के दौरान जो 3 सुनवाई हुई थी, जाहिर सी बात है कि उसमें दलील को मजबूती से रखा गया और तभी जाकर आज ये फैसला आया है। उमाशंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ये सब जानकारी लेकर जुड़ने के लिए। एक राहत की फैसला ज़रूर है, लेकिन अभी भी संकट नहीं टला है। मौत की सज़ा को जो है जेल की सज़ा में तब्दील कर दिया गया है। जब विस्तृत तौर पर ये पूरा देखा जाएगा कि क्या इसमें ऑर्डर है, उसके बाद अब अगला कदम तय किया जाएगा। इसमें भारत सरकार और बाकी जो लीगल जो काउंसिल उन लोग के हैं, जो 8 भारतीय हैं, उनके द्वारा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय जनता दल की। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि जेडीयू जो है, वहाँ पर उनके राष्ट्रीय पदाधिकारियों की, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय दल पदाधिकारियों की एक बैठक आज दिल्ली में होने वाली है। क्यों है ये बैठक अहम? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, कल भी हमने इसके ऊपर चर्चा करी थी। कल हमने लगातार चर्चा इस बात की करी थी कि क्या जेडीयू में कुछ उठक पटक होने वाली है, कुछ लोग क्या इधर से उधर जाने वाले हैं, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस चले जाएंगे बीजेपी के साथ, अध्यक्ष बदला जाएगा, क्या होगा इसको लेकर? क्योंकि आने वाला चुनाव है 2024 के चुनाव के तहत, इसको बड़ा अहम माना जा रहा है। अब जो जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक है वो कल होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार खुद शामिल होंगे। दिल्ली वो आ गए हैं। आज की बैठक ललन सिंह जो कि जेडीयू के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के तौर पर वो इस बैठक में है। और सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि क्या कल के बाद वो अध्यक्ष रहेंगे या कोई और उनकी जगह आएगा। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार एक बार फिर पार्टी की कमान अपने हाथ में ले सकते हैं। माना जा रहा है कि ललन सिंह को लेकर पार्टी के अंदर कुछ नाराजगी चल रही है। बीच बीच में नीतीश कुमार का जो पाला बदलने की जो खबरें हैं वो भी आती रही हैं। इस पर भी हमने कल विस्तृत तौर पर जानकारी ली थी हमारे सहयोगी मनीष कुमार के साथ। बैठक के लिए आने वाले से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये सामान्य पार्टी की इंटरनल बैठक है और हर साल होती है। वहीं जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि अध्यक्ष बदलने की बात कोरी अफवाह है। अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के? अरे नहीं, खबरें चल रही है। चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है। नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। इस्तीफा जब हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों से को बुला के परामर्श कर लेंगे और परामर्श करने के बाद इस्तीफा में क्या क्या लिखना है वो भी आप लोगों से आग्रह करेंगे, ताकि आप लोग बीजेपी दफ्तर जाके उसका ड्राफ्ट वहां से ले लीजिएगा। ये पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, नियमित बैठक है और नियमित बैठक में होती है। उसके लिए आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। जनता दल जनता दल जनता दल जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहेगा। आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए और आपके मैनेजमेंट और भारतीय जनता पार्टी जितनी ताकत ली। देखिए, नीतीश कुमार जी अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। उस चक्रव्यूह में पहला चक्रव्यूह था अवध बिहारी जी को स्पीकर बनाना। स्पीकर अवध बिहारी जी है, 5 गो 6 गो एमएलए कम रहा है और वो आने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं और लालू जी ने चक्रव्यूह रच दिया है। कुछ ही दिन के मेहमान हैं, कर लें नेशनल काउंसिल या नेशनल एग्जीक्यूटिव। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आरजेडी और जेडीयू के बीच में किसी तरह की खटास दूरी की जो खबरें हैं, इन्हें पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। हर पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या? कालकटोरा स्टेडियम में खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं, लोगों को तुल देना है तो दे, उससे कोई फर्क नहीं। हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी से जो पूरी अफवाहें चल रही हैं उस पर बातचीत की, आपको वो भी सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी। सर, जेडीयू की जो बैठक जो होने जा रही है, क्या एजेंडा है आज के कल का? लंबे अंतराल के बाद बैठक हो रही है और ऊंचे पैमाने पर चर्चा और अफवाहें फैलाई जा रही हैं।
मैं सारी चर्चा अफवाहों को सिरे से खारिज करता हूं। आज शाम 4 बजे पार्टी की पदाधिकारियों की बैठक है। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए नीतीश कुमार जी भी दिल्ली आ चुके हैं। और इस 2 दिन की बैठक में जनता दल यू और इंडिया गठबंधन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा होगी। बिहार की जातिगत जनगणना के बाद जो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया राष्ट्रीय विमर्श बनी है, उस पर चर्चा होगी। तो सर, किन चर्चा और अफवाहों को खारिज कर रहे हैं आप? जो बाजार में है, मतलब क्या बिना आग के धुआं इस तरह फैल रहा है चारों तरफ? कई बार पड़ोस का जो निकला हुआ धुआं है उसको भी दूसरे पड़ोसी के नाम लगा दिया जाता है। इस तरह की भी किदवंतियाँ समाज में हैं। कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ललन सिंह हट रहे हैं या हटाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार की से फिर से कमान आ रही है। मैं सिरे से पहले ही खारिज कर चुका हूँ। एक दूसरा, आज के और कल के पार्टी के आंतरिक जो बहस होगी, मुआहसे होंगे, उस पर सभी प्रेस वालों को अलग से ब्रीफ किया जाएगा। तो क्या सच में कोई बड़ा बदलाव हो रहा है, या जैसे सारे नेता कह रहे हैं कि इसका बकवास है, सब कोरी अफवाह है, ऐसा ही कुछ है? क्या बिना आग के धुआं इस वक्त दिखाई पड़ रहा है जेडीयू के इर्द गिर्द? हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ, मनीष जी जुड़ रहे हैं पटना से, और हमारे साथ राजीव रंजन भी जुड़ रहे हैं, ये दिल्ली में पूरा इसको ट्रैक कर रहे हैं। राजीव, पहले आपके पास आऊंगा क्योंकि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। आपने केसी त्यागी से भी बात की, लेकिन नेताओं का काम है इस तरह की खबरों का खंडन करना। क्या कम से कम आपको वहां पर माहौल नजर आ रहा है? क्या कुछ बदलाव की स्थिति नजर आ रही है जेडीयू में? बिल्कुल, आप जदयू का दफ्तर आप अगर देखें, जो राष्ट्रीय दफ्तर है, नीतीश कुमार अभी थोड़ी देर पहले गए मीटिंग के लिए। 5 बजे से मीटिंग शुरू होने वाली है और सामने अगर पोस्टर अगर देखें तो यहाँ पर ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, लेकिन पोस्टर में आपको ललन सिंह का कोई तस्वीर नजर नहीं आएगा। एक और सामने यहाँ पोस्टर देखिए, केवल नीतीश कुमार आपको नजर आएंगे, यहाँ भी आपको नीतीश कुमार नजर आएंगे, हर जगह नीतीश कुमार नजर आएंगे उस हालत में, जबकि जदयू के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है। तो हालांकि कोई इस बात को खुल के नहीं कह रहा है कि ललन सिंह की विदाई तय है, इस बारे में कोई अगर खुल के कह सकता है तो नीतीश कुमार कह सकते हैं। लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है, हर कोई कह रहा है, चाहे नीतीश कुमार के अगर आज का बयान देखें, चाहे ललन सिंह के बयान देखें, कोई इस बात को सिरे से खारिज नहीं कर रहा है। सीधे तौर पर अगर वो कह देते, चाहे ललन सिंह हो चाहे नीतीश कुमार हो, कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ललन सिंह बने रहेंगे, तो उसके बाद ये चर्चा का विराम लग जाता। लेकिन इस पर इसी बात को लेकर चर्चा हो रही कि उनका ललन सिंह का जाना बिल्कुल तय है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि ललन सिंह खुद नहीं चाहते हैं कि अध्यक्ष बने रहे, वो मुंगेर जाकर फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उनके पास उतना वक्त नहीं है। तो कई सारी चीज़ें चली जा रही है और बदली हुई जो परिस्थिति है, 2024 की जो परिस्थिति है, मुकाबला कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार खुद कमान लेना चाह रहे हैं, नई रणनीति बनाना चाह रहे थे कि इंडिया गठबंधन में जो उनका महत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिले। इस तरह के तमाम सवाल हैं जिसको लेकर जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो बैठक हो रही है, हमारे ठीक पीछे अगर देखेंगे तो ये जदयू का राष्ट्रीय कार्यालय, और यहाँ जो है करीब 5 बजे जो बैठक शुरू हो जाएगी। एक एक करके तमाम नेता यहाँ पर आ चले हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ललन सिंह अपने पद पर बने रहेंगे, या फिर जदयू को आज कोई नया अध्यक्ष मिलेगा, आज नहीं तो कल। जी, ये जो सवाल है मैंने कल वैसे मनीष जी से पूछा था, लेकिन फिर से ये सवाल लेकर मनीष जी के पास आ जाता हूं। मनीष जी, क्यों ठीक तरीके से, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, क्यों ऐसा नहीं हो रहा कि नीतीश कुमार खुद आके इस बात का खंडन कर रहे हैं कि ये सब देखिए कोई ऐसी बात नहीं है? क्या ये सिर्फ धुआं ऐसे ही निकल रहा है बिना किसी आग के? देखिए, एक तो हमारे जो सहयोगी राजीव रंजन बता रहे थे कि इन दोनों नेताओं के द्वारा जो 2 शीर्ष नेता हैं, एक तो पार्टी के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार और दूसरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, दोनों ने इस बात का खंडन नहीं किया है कि क्या ललन सिंह इस पद पर आने वाले दिनों में बने रहेंगे। तो नीतीश कुमार एक बात बार बार निजी बातचीत में दोहराते हैं कि एनी न्यूज़ डिनाइड इज न्यूज़ कन्फर्म, यानी कि अगर आप न्यूज़ को डिनाई करते हैं तो वो न्यूज़ एक तरह से उसकी पुष्टि हो जाती है। तो शायद वो उसी सिद्धांत पर लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको जैसा कल भी बता रहा था कि जनता दल यूनाइटेड के आज तक के इतिहास में, जब से ये पार्टी बनी है, 1994 से समता पार्टी थी, बाद के दिनों में ये कभी जनता दल यूनाइटेड, कभी जनता दल,
और अभी फिलहाल जनता दल यूनाइटेड के स्वरूप में है, तो कभी भी उसके किसी भी कार्यकारिणी को इतना बड़ा कवरेज, इतने कारपेट कवरेज जो है कभी नहीं मिला। हालांकि पार्टी के नेता बहुत ज़्यादा इससे खुश नहीं है, लेकिन दूसरा पक्ष यही है कि इसके लिए अगर कोई दो व्यक्ति दोषी हैं तो वो नीतीश कुमार और ललन सिंह ही हैं, क्योंकि ये जब से ये अफवाह चल रहा है उन्होंने कभी स्ट्रांगली डिनाई नहीं किया। हालांकि ललन सिंह बार बार बोल रहे हैं कि ये मीडिया के द्वारा एक प्रायोजित ये एजेंडा चलाया जा रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि जैसा कि राजीव ने कहा कि नीतीश कुमार मीडिया से पिछले 2-3 दिनों के दौरान 3-4 बार रूबरू हुए हैं। उन्होंने भी कभी साफ नहीं कहा कि ललन सिंह ही इस कुर्सी पर बने रहेंगे। हालांकि मैं आपको अंकित बता दूं, इस पार्टी में इस्तीफा नहीं दिया जाता है। इस पार्टी में आप कह सकते हैं कि जदयू एक जो कहते हैं कि जो नीतीश कुमार ने कहा वही सही होता है। तो अगर नीतीश कुमार को टेक ओवर करना होगा तो पार्टी की बैठक में अपने भाषण के दौरान जो है ललन सिंह जो है अपनी तरफ से वो इच्छा जाहिर करेंगे कि वो अब इस पद पर नहीं बने रहना चाहते हैं। जैसा राजीव कह रहे थे कि मुंगेर में वो और चूंकि मुंगेर में चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव उन्हें लड़ना है, वो वहां पर और अधिक समय देना चाहते हैं। और ये भी सच है कि जनता दल यूनाइटेड का जो रैंक एंड फाइल है उसमें अगर ये फेरबदल होता है तो उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्वभाव से ललन सिंह जो थोड़े से रूखे इंसान हैं और जो पार्टी का कार्यकर्ता होता है अंकित, वो चाहता है कि कोई मधुर स्वभाव का या जो मधुर बात करने वाला हो, जैसा कि नीतीश कुमार हो, वो अगर कुर्सी पर बैठे तो उनका एक्सेस और उनका डायलॉग और भी अच्छा बेहतर होता है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा, और ये हर राजनेता के लिए है कि एक्सेस जो है वो सबसे बड़ी जरूरी बात होती है कि आपसे कैसे मिलते हैं आपके नेता, ये काडर के लिए बहुत जरूरी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, राजीव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से मैं जानकारी देने के लिए। एक और खबर में उसकी तरफ भी नजर करते हैं। ये सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की चार्जशीट में पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम का जिक्र हुआ है। ये बताया जा रहा है कि सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा के खिलाफ दर्ज जो चार्जशीट है उसमें प्रियंका गांधी का नाम जांच में पता चला कि रॉबर्ट वाड्रा और थम्पी के अलावा प्रियंका गांधी ने भी फरीदाबाद में खरीदी थी जमीन। संजय भंडारी के करीबी हैं थम्पी, और वाड्रा की जो फाइनेंशियल तफ्तीश है उसके दौरान इस बात का खुलासा हुआ। हालांकि प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का नाम बतौर आरोपी इस चार्जशीट में नहीं है, लेकिन जैसा कि कई बार हमने देखा है कि ईडी नाम लिख के जरूर छोड़ देती है और इसमें कब बदलाव कर दे वो स्टेटस में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ईडी का डिसीजन होता है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, नाम लिखकर छोड़ दिया है चार्जशीट में, अभी आरोपी नहीं है, पर क्या ये मान के चला जाए ये एक लटकी हुई तलवार है, ईडी कभी भी आरोपी भी बना सकती है? देखिए, बिल्कुल जो ईडी के सूत्र हैं उनके मुताबिक जो प्रियंका वाड्रा हैं उनको कभी भी पूछताछ के लिए आगे सम्मन जारी किया जा सकता है और उनको सम्मन जारी कर उनसे पूछताछ की जा सकती है। उनका जो है चार्जशीट नाम है, ईडी है वो सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है। और हाल ही में जो चार्जशीट पेश की है उस चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम है। उसमें ये कहा गया है कि 2005 और 6 के बीच फरीदाबाद के अमीपुर गांव में एचएल पहावा जो थम्पी के करीबी हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर के जरिए रॉबर्ट वाड्रा ने जो है एक जमीन ली थी। ये जमीन करीब 40 एकड़ है, जिसे दिसंबर साल 2010 में पहावा को ही वापस भेज दिया गया था। इसी के बाद जो है जो प्रियंका गांधी हैं उन्होंने भी उसी गांव में अमीपुर गांव में जमीन थी, और ये जो है अप्रैल 2006 में जमीन ली गई थी, जिसे फरवरी 2010 में पहावा को वापस भेज दिया गया था। तो उस मामले को लेकर ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम है। हालांकि अभी प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा अभी आरोपी नहीं है, लेकिन जो ईडी के सूत्र हैं उनका कहना यह है कि कभी भी प्रियंका गांधी वाड्रा को वो पूछताछ के लिए बुला सकते हैं और आगे उन पर क्या कुछ कार्रवाई होगी ये देखनी होगी, लेकिन निश्चित तौर पर उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुकेश, और ये सब जानकारी हमें देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं झारखंड की, जहां पर हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल पूरे हो गए। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा जितना है तो काम करना ही होगा, और उनकी सरकार ने ये करके दिखाया है।
ये आप मुझे लगता है कि कुल मिला जुला करके सभी सवालों का जवाब आने वाला समय के चुनाव के माध्यम से ही जवाब आपको मिल सकता है। हमारा तो उद्देश्य है लोगों का जो विश्वास है उसको जीते, और उस विश्वास को जीतने के लिए लोगों को काम करना पड़ता है, और उस काम में हम लोगों ने किसी तरीके की कोई कमी नहीं रखी है। अगर आप देखें और सब राज्यों के भी आंकड़े पता कर लें कि वहां पर कितने स्टेट सर्विस कमीशन के एग्जाम में हुई हैं, कहाँ कितने हुए, मुख्यमंत्री और इस मामले में अगर हम देखें तो झारखंड प्रदेश आज कई राज्यों से बेहतर स्थिति में है आज के दिन में रोजगार उपलब्ध कराने में। आज रोजगार को लेकर के युवाओं को जो चिंताएं हैं, आपको मैं बताऊं, मुझे बड़ा एक कल परसों एक आश्चर्यजनक खबर मुझे सुनने को मिला कि देश आजाद होने के बाद से आज तक में लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों ने भारतीयता की सदस्यता को त्याग दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का दौरा आज टल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले आज वो तैयारियों का जायजा लेने के लिए अयोध्या जाने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका दौरा कल तक के लिए टाल दिया गया। अब वो अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। अधिकारियों से वो तैयारी की जो जानकारी है वो ले रहे हैं। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लता मंगेशकर चौक और धर्मपथ का सौंदर्यीकरण जो है वो किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री के आने से पहले किस तरीके से अयोध्या को बिल्कुल चाक चौबंद किया जा रहा है, हमारे सहयोगी तनिष्क की रिपोर्ट। हम इस वक्त धर्मपथ पे मौजूद हैं, जो कि नेशनल हाईवे से कनेक्ट करती है और सीधा शहर के अंदर घुसते हुए लता मंगेशकर चौक की तरफ और राम जन्मभूमि की तरफ जाती है। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर दोनों तरफ जो है सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं, कई सारे दर्जनों सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं, और पूरा का पूरा जो ये सड़क है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रोड शो करेंगे 30 तारीख को, उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है। ये सड़क सीधा लता मंगेशकर चौक और फिर राम की पैड़ी की तरफ और राम जन्मभूमि की तरफ भी जाती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, पीछे की तरफ लता मंगेशकर चौक जो कुछ साल पहले लगी थी, उसका भी सौंदर्यीकरण लगातार चल रहा है। पूरे शहर का सौंदर्यीकरण चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख को आने वाले हैं और एक बहुत ही बड़ा रोड शो होगा जिस दिन वो एयरपोर्ट और नया रेलवे स्टेशन, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, दोनों इनॉग्रेट करेंगे। उसी की तैयारी में पूरे शहर का सौंदर्यीकरण चल रहा है। ये धर्मपथ जहाँ पे कई सारे सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं, हर तरफ चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, सिक्योरिटी तैनात है, 24 घंटे सफाई का काम चल रहा है और शहर पूरी तरीके से तैयार हो रहा है 30 तारीख के लिए और सबसे ज्यादा 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के दिन के लिए। कैमरा पर्सन विनीत कुमार वर्मा के साथ तनिष्क पंजाबी, एनडीटीवी। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद में रहने वाले पूर्व क्रिकेटर मृणाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इनको लग्जरी होटल में चूना लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। टीम इंडिया के खिलाड़ी ऋषभ पंत से भी इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए ठगने का आरोप इनके ऊपर लगा है। मृणाल आईपीएल मैच खेलने का दावा करते हैं, जबकि वो हरियाणा के अंडर 19 टीम से क्रिकेट खेल चुका है। मृणाल सिंह खुद को कर्नाटक का वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बताता रहा। लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद और दिल्ली पुलिस ने के आईजीआई एयरपोर्ट पर हिरासत में इसको लिए जाने के बाद ये जो जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को झूठ बोल के गुमराह करता रहा, उसके खिलाफ चाणक्यपुरी थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। दिल्ली पुलिस की टीम उससे पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है एक ऐसा बहरूपिया जो खुद को कर्नाटक पुलिस का एक बड़ा आईपीएस बताकर और एक बड़ा क्रिकेटर बताकर महंगे और 5 स्टार होटलों में रुकता था और वहां पर बिना पैसा दिए भाग जाता था। ये शख्स अगस्त 2022 में करीब 9 दिन
दिल्ली के ताज पैलेस होटल में रहा और वहां पर करीब 5.5 लाख का बिल दिए वहां से भाग गया। इसके बाद होटल की तरफ से दिल्ली पुलिस को शिकायत दी गई और उसमें कहा गया कि ये जो शख्स है उसने बताया था कि वो एक बड़ा क्रिकेटर है और एक विज्ञापन कंपनी उसका सारा पेमेंट करेगी, लेकिन बाद में ये पैसा नहीं पहुंचा। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की और इसके घर में नोटिस दिया गया, लेकिन ये अपने घर में नहीं मिला और इसने अपने तमाम जानकारों को ये कह रखा था कि वो देश से बाहर है, दुबई में है। लेकिन लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और 25 दिसंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर इसे गिरफ्तार किया गया। तब इसने वहां अधिकारियों से कहा कि वो कर्नाटक पुलिस में एडीजीपी है और उसका नाम आलोक कुमार है। लेकिन तमाम पैतरों के बाद भी पुलिस ने इसको वहां से अरेस्ट कर लिया। पूछताछ में ये बात सामने आई कि ये शख्स जो है हरियाणा से अंडर 19 क्रिकेट खेल चुका है और इसने ये भी दावा किया कि वो मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल भी खेला है। उसका ये भी कहना है कि उसके पिता 80 के दशक में भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल थे। तो पूछताछ में ये बात सामने आई कि ये शख्स लगातार देश के अलग अलग होटलों में जाकर वहां पर रुकता है और बिना पैसा दिए मौज मस्ती करके वहां से निकल लेता है। इसने देश के अलग अलग कई 5 स्टार होटलों में चीटिंग की है। इसके साथ में जो क्रिकेटर ऋषभ पंत हैं उनसे भी इसने करीब 2.5 करोड़ रुपए की चीटिंग की है। इस तरह से ये शख्स जो है खुद को एक बड़ा क्रिकेटर बताकर और कर्नाटक पुलिस का आईपीएस बताकर लगातार ठगी कर रहा था, चीटिंग कर रहा था और इसको महंगे होटलों और इसके अलावा महंगे जूतों, ब्रांडेड कपड़ों का शौक है। इस तरह से इसके शौक काफी महंगे हैं। तो दिल्ली पुलिस इस शख्स से पूछताछ कर रही है। इसका नाम है मृणांक सिंह, जो कि हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। अभी के लिए सवाल इंडिया का में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।